हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने पेपर नंबर 1 दैट इज फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में सेक्शन ए दैट इज इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबको पता है हमारा जो पेपर नंबर 1 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज सेक्शन ए इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन इज सेक्शन बी दैट इज मैनेजमेंट। 50 मार्क्स का हमें इकोनॉमिक्स आता है एंड अदर 50 मार्क्स इज मैनेजमेंट। 50 मार्क्स में से भी आपके मार्क्स डिवाइड होते हैं। 30 मार्क्स इज एमसीक्यू बेस्ड, ट्रू फॉल्स बेस्ड, फिलअप्स बेस्ड, मैचिंग बेस्ड एंड द रिमेनिंग 20 इज सब्जेक्टिव। तो मैं आपको एक चीज इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूं। पहले चैप्टर्स तो हम अभी देखेंगे, पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूं कि मैनेजमेंट एक हद तक इजी है क्योंकि आप वहां पे चीजों को समझते हैं और इजीली समझ भी आ जाती है। पर इकोनॉमिक्स में आपको अगर बेसिक क्लियर नहीं है, छोटी छोटी टर्म्स पता नहीं है, तो आप इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। कितनी हद तक रटोगे? रटना आपको नहीं है, चीजों को समझना है कि ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर लॉ क्या बोलता है। पर्टिकुलर लॉ इन द सेंस कि ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, मनी क्या है, ये सारी चीजें आपका समझना जरूरी है। तो आप अपना इकोनॉमिक्स में अपना हैंड आपको बहुत अच्छा करना है। इजी है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। एक एक लाइन जो मैं पढ़ा रही हूँ, एक एक लेक्चर्स जो मैं बताऊंगी आपको, वो मेरे ध्यान से सुनोगे तो आप इजीली अच्छे स्कोर कर पाओगे। वो तभी होगा कि जब आप खुद से भी मेहनत करोगे। अगर मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको अलग से बैठ के मेरे पढ़ाने के 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आपको वो रिकॉल करना है कि मैम ने क्या बताया है। जो मैं डेफिनेशंस लिखाऊंगी, साथ के साथ आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैनेजमेंट में तो थोड़ा बहुत इजी भी है, लैंग्वेज हम अपनी लिख भी पाते हैं, पर इकोनॉमिक्स में अगर आपने समझा ही नहीं है तो आप कैसे लिख के आओगे? आपको डायग्रामेटिकली फॉर्म में करना पड़ता है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ती है, टेबल बनाने पड़ते हैं, तो यहां पे थोड़ा टफ हो जाता है। कुछ चीजें आपको नई नई भी दिखने को मिलेगी। तो आपको इकोनॉमिक्स का सेक्शन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। इकोनॉमिक्स टफ माना जाता है, हर एक बच्चे के समझ में आ जाना हर एक पॉइंट जरूरी नहीं है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को व्हाट्सअप करो। मैं आपको नंबर पता है व्हाट्सअप का, दैट इज 9625428264। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे सॉल्व की जाएगी। कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है, मैम ये मैंने ठीक करा निकाला, ये मैंने लैंग्वेज में सही लिखी है नहीं लिखी, अगर आप खुद से अपनी लैंग्वेज लिखना चाहते हो, वेल एंड गुड है, तो आप मेरे को इस व्हाट्सअप नंबर पे करो, ये भेजो आप मुझे, आपकी उसी टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए दैट इज इकोनॉमिक्स, उसमें हमें 8 चैप्टर दैट इज 8 चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब कि आपको इन 8 चैप्टर को ढंग से पढ़ना है जिससे कि आप इजीली 50 में से 45 या 43 नंबर तो स्कोर कर पाओ। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चाहते हो अपने मार्क्स अच्छे स्कोर करना, अगर आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, 10-10 घंटे मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट को भी देना है, आपको अपने अदर्स पेपर को भी देना है, पर साथ के साथ आपको इस सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। आपको पता है थ्योरी सब्जेक्ट में सबकी लग जाती है, बहुत बच्चे डरते हैं थ्योरी सब्जेक्ट से। और अगर आपको पता है कि आपका वीके सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बच्चे अपना एक क्राइटेरिया बना के चलते हैं कि 100 मार्क्स का मेरा पेपर नंबर 1 है, तो मेरा मैनेजमेंट में तो अच्छा हाथ है कि मैनेजमेंट में मुझे चाहे कहीं से भी कुछ भी आ जाए, मेरा क्लियर है। पर बेटा अगर आपका मैनेजमेंट ठीक है तो आप उसको कम टाइम दो ना। आप जो आपको आता है अच्छे से, आप उसी में 2-2, 3-3 घंटे लगा रहे हो, इसमें 1 घंटा लगाओ और बाकी के 2-1.5 घंटे, जो 2 घंटे आप वो इकोनॉमिक्स में लगाओ, उसमें अपना हाथ अच्छा करना। अगर आपके उसमें 10 आने वाले तो मेहनत लगा के 20 से 30 या 40 लेके आओ। बच्चे क्या करते हैं, जो उनका कोर सब्जेक्ट होता है उसी पे मेहनत करते हैं। क्यों बेटा? आप उसमें थोड़ी मेहनत कम भी कर दोगे तो आपका रिजल्ट उसमें सही आएगा। आपको उस सब्जेक्ट पे ध्यान देना जिस पे आपका हैंड अच्छा नहीं है, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग करो, ना कि स्ट्रांग को और स्ट्रांग।
हाँ मैं मानती हूँ स्ट्रॉन्ग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें तो आप थोड़ी सी पेपर के टाइम पे मेहनत भी कर दोगे, समझ भी लोगे तो आपका हो जाएगा। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे है पहले कि मुझे पास होना है, मुझे 40 मार्क्स लेके आने हैं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में। जब मेरे 40 मार्क्स मेरे को दिख रहा है कि मेरी प्रिपरेशन से, जैसी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे 40 मार्क्स मेरे को इजीली स्कोर हो रहे हैं, तो आप अब 40 मार्क्स से ज़्यादा की गेनिंग की कोशिश करोगे नहीं करोगे? हर एक बच्चा करेगा। अब वो सोचेगा कि भाई मेरे 40 मार्क्स मेरे अच्छे से स्कोर हो रहे हैं, तो अब मेरे को 60 से 70 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है आउट ऑफ 100। तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सिंपल सी बात करूं, इसमें हम थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स है क्या। मेनली अगर मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, ये हमें माइक्रो में पढ़ना था। जो हमने 12th 11th, अब 11th में माइक्रो है तो हमने इनको माइक्रो लेवल पे पढ़ा था। इन 5 चैप्टर्स को, मार्केट हो गई, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, कॉस्ट, डिमांड एंड सप्लाई, इनको हमने माइक्रो में पढ़ा था। हमारी वहां पे 2 बुक्स हुआ करती थी, माइक्रो एंड मैक्रो, पर अब माइक्रो 11th क्लास में आ गई है तो देखो। और ये 6, 7 एंड 8 दैट इज मनी, बैंक एंड द मनी मार्केट, ये हमने कहां पे पढ़ा था? मैक्रो में। मैक्रो में आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, आपकी नेशनल इनकम हो गई, बजटरी डेफिसिट, ये सारा चीज आपको नहीं पढ़ना है। तो इजी है, बिल्कुल इजी, आपने पढ़ रखा है। अगर आपने शुरुआत में एक एक लाइन जो मेरी बुक है उसको ढंग से पढ़ लिया, देन यू विल बी स्कोरिंग अ गुड मार्क्स एंड इट इज 100% श्योर। पर आपको अपनी मेहनत डबल करनी पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पेपर नंबर 1 दैट इज इकोनॉमिक्स। इस 50 मार्क्स को आपको अच्छे से स्कोर करना है, क्योंकि मुझे पता है मैनेजमेंट में हर एक बच्चे का हैंड बहुत अच्छा होता है। मैनेजमेंट इजी है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वहां पे आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, टेबल भी देखनी है। टेबल ये नहीं है कि आप वहां पे कुछ भी बना के आ जाओगे, आपको पता होना चाहिए टेबल कैसे बनेगी, क्या बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी, क्या बोलता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या होता है प्रोडक्शन, क्या होता है कॉस्ट, तभी आप टेबल को बना पाओगे। डायग्राम आपको शो करना होता है। डायग्राम में बच्चों को ये नहीं पता होता कि मेरे को अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे डायग्राम बनाना है, मेरे को ये डायग्राम बनाना है, बच्चों को एक्स एक्सिस नहीं पता होता क्या होता है, क्या एक्स एक्सिस में हम शो करेंगे, यूनिट्स को कहां शो करेंगे, वाई एक्सिस में इसको शो करना है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। और ये मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चों को आता भी होगा तो एग्जाम में बैठते हैं जब वो इतनी टेंशन लेते हैं कि भूल जाते हैं कि भाई मुझे एक्स एक्सिस में क्या लिखना है। पता है उनको 2 चीज लिखने पर कंफ्यूज जाते हैं कि इसको यहां लिख दूं या इसको यहां लिख दूं, इसी में कंफ्यूजन अराइज होती है। ये एक्सपीरियंस के बलबूते पे मैं बता रही हूं कि होती है ऐसी कंफ्यूजन। और ऐसा अगर आपको इस चीज से बचना है तो आपको भाई प्रैक्टिस अपनी करनी पड़ेगी, आपको इकोनॉमिक्स में ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को। तो भाई पहले इकोनॉमिक्स से समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स तो हम तब समझेंगे ना कि भाई इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंट है। इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक्स को यूज किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है एक इकोनॉमी के अंदर। अब इकोनॉमी क्या है मैम? इकोनॉमी मतलब कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर बहुत सारे फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, इन सब का जो सम होता है वही हमारा क्या कहलाता है? एक इकोनॉमी कहलाता है। क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं, जो माइंस होती है, माइंस मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो क्या करती हैं, जो पीपल्स हैं, ह्यूमन बींग्स को वो एक वर्क प्रोवाइड करते हैं और उस वर्क से वो काम करके, उस काम को करके वो एक इनकम कमाते हैं जिससे कि वो अपनी जिंदगी चलाते हैं।
जिससे कि एक वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिसाइड करते हैं कि उनको कैसी जिंदगी जीनी है। इसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। तो अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी मतलब कि भाई जो ये शॉप, जो माइन, जो फ्लाईओवर्स, जो ये रेलवेज वगैरह खोले गए हैं, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कि अपनी अर्निंग को कमाने के लिए, और साथ के साथ हम क्या कर पाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी कर पाते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में जो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं वो उनका यूज कर पाए। तो क्या लिखा है, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन टू वर्क। दैट मीन्स कि जो पीपल्स को क्या प्रोवाइड करती है, एक मीन, एक रास्ता प्रोवाइड करती है जिससे कि वो वर्क कर सके, और अगर वो वर्क करेंगे तो उनकी क्या आएगी, इनकम आएगी, एंड अर्न देयर लिविंग, और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाए। इसको बोलते हैं हम इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर आपने देखा है माइंस, फैक्ट्रीज, शॉप्स, ऑफिस, फ्लाईओवर्स ये बनाए गए हैं, इनके लिए वर्क होता है और यहाँ पे लोग काम करते हैं, और वही इकोनॉमी क्या करती है, लोगों को काम प्रोवाइड करती है और उनको एक मौका देती है कि वो पैसे कमा सके, जिससे कि वो अपनी जिंदगी को एक खुशहाल तरीके से जी पाए। नेक्स्ट वन इज देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये मैं बेसिक टर्म्स पढ़ा रही हूं आपको, इसका आपके सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं है, पर मैं आपको चाहती हूं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हम इकोनॉमिक्स को इकोनॉमी के अंदर क्यों पढ़ते हैं, क्या है इकोनॉमी। क्योंकि हमारे सीएमए फाउंडेशन में बच्चे आते हैं जो साइंस स्ट्रीम से भी होते हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, जिनको क्लास 11th में, क्लास 12th में उन्होंने ट्यूशंस वगैरह नहीं लिए हैं, तो उनको इतनी चीज़ें डीपली नहीं पता होती हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे कि हर एक बच्चे को जब हम स्टार्ट करें अपने इकोनॉमिक्स सही तरीके से, तो उनको हर एक चीज़ समझ में आए, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। नेक्स्ट वन इज देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी अगर हमारे पास है, दैट मीन्स मैं बोलना चाह रही हूं कि अगर एक इकोनॉमी को हम देख रहे हैं तो उन इकोनॉमी के अंदर इन 3 कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 3 कंपोनेंट्स पे ही एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट दिखाई देती है कि वो इकोनॉमी कैसी, कितनी स्ट्रांग है, कितनी डेवलप्ड है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन। भाई हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एक इकोनॉमी का कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो किस बेसिस पे प्रोडक्शन कर रही है। हमें जाना जाता है कि जो यूएसए है वो एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज मात्रा में होता है। उनका जो जिस भी चीज़ का वो प्रोडक्शन करते हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड कंज्यूम किया जाता है। तो मान लो, देख लो कि उनका कितना प्रोडक्शन कितना अच्छा है। वहाँ पे हमें पता है, हमने, अगर बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि हम 2 टाइप की टेक्निक्स को यूज करते हैं काम करने के लिए, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड द अनदर वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करने के लिए, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए हम 2 टाइप की टेक्निक वो करते हैं यूज, दैट इज प्रोडक्ट्स की लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब कि हम मोर लेबर्स का यूज करते हैं अपने काम करवाने के लिए, और ये वो इकोनॉमी यूज करती है जो लेस डेवलपिंग होती है, दैट इज वो डेवलप नहीं हुई है, वो अभी डेवलपिंग के रास्ते में, दैट इज इंडिया। हम यहाँ पे मोर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव। हम हाईली मशीन्स को यूज नहीं करते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर। पर अगर मैं बात करूं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे मशीन्स वगैरह, बड़ी बड़ी मशीन्स का ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू लेबर्स, क्योंकि वहां पे माना जाता है कि भाई जो काम मशीन कर सकती है वो इंसान नहीं कर पाएगा। जितनी कैपेसिटी में, जितनी एनर्जी के साथ, विदाउट हैविंग टायर्ड, वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ ये टेक्निक को अमेरिका यूज करती है और तभी उसको एक डेवलप्ड इकोनॉमी माना जाता है। फिर नेक्स्ट वन है कंजप्शन, कि जो हम यहाँ पे गुड्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं वही हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, चाहे वो अपनी इकोनॉमी के अंदर हो, चाहे वो हम बाहर की इकोनॉमी को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कंजप्शन फंक्शन। नेक्स्ट वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का एक और नाम हम इसको बोलते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट।
कि भाई जो हमें पैसा है वो हम किस चीज पे इन्वेस्ट करें, ये चीज के डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इकोनॉमिक की डेवलपमेंट ग्रोथ साफ किस पे डिपेंड करती है कि उनका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, कि वो किस जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो उस जगह पे करना चाहिए उनको कि जहां पे उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। ये तीन कंपोनेंट एक इकोनॉमी को डिफाइन करता है कि भाई अगर ये सही तरीके से तीन प्रोसेस उन कंपोनेंट्स को अगर सही तरीके से ये करे जा रहे हैं, देन द इकोनॉमी विल बी डेवलप्ड या इन अ पाथ ऑफ डेवलपिंग। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्कैर्सिटी। ध्यान से देखना, मैं ये टर्म्स अभी आपको बता रही हूं, ये आपकी जो हमारी जो बुक है या आपका जो स्टडी मटेरियल है वहां पे सीधा आपको बोला है कि स्कैर्सिटी, वहां पे आपको कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की है, लास्ट में करी है, पर पहले आपको बताया है कि स्कैर्सिटी कैसे होती है, क्या होती है, पर डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ये नहीं बताया है आपको अलग से। एक पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर ही आपको स्कैर्सिटी को इन्वॉल्व कर दिया है, पर आपको अलग से नहीं बताया गया है कि एक्चुअली स्कैर्सिटी क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूं व्हाट डू यू मीन बाय स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मीन्स कि भाई हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू देयर सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि भाई लोग बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पर हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो अवेलेबल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लू पेट्रोल, डिमांड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम पेट्रोल का अनलिमिटेड यूज करते हैं, चाहे गाड़ियां हो, चाहे मशीन्स हो, चाहे बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हो, वहां पे पेट्रोल का यूज होता है। पर आपको पता है उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, हम उसका अनलिमिटेड यूज नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल रिसोर्स है और कभी टाइम आएगा कि वो भी खत्म हो जाए। इसलिए बोलते हैं कि स्कैर्सिटी इज means that demand is more than its supply, कि यहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू सप्लाई। इसलिए हमें अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जितना हम चाहते हैं हमें उतना अवेलेबिलिटी उसकी नहीं हो सकती है। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्कैर्सिटी के अंदर, एट जीरो प्राइस लेवल। स्कैर्सिटी एट जीरो प्राइस लेवल, ध्यान से देखना है क्या मैं क्या बोल रही हूं, कि जब आप स्कैर्सिटी कब होती है, एट जीरो प्राइस लेवल। फॉर एग्जांपल जब कोई भी, मैं मान लू भंडारा होता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, हमने देखा है कि अलग अलग जगह लंगर लगे होते हैं, किसी भी नवरात्रे मान लो, आपने देखा होगा कि वहां पे स्कैर्सिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एट जीरो प्राइस लेवल। जीरो प्राइस लेवल की बोले कि जब आपको क्या हो, जब प्राइस आपका बिल्कुल जीरो। फॉर एग्जांपल मैं जैसे लंगर की बात कर रही हूँ, भंडारे की बात कर रही हूँ, कि भाई जो हमने भंडारा बना रखा है वो भाई लिमिटेड है, जो वो रिसोर्सेज है लिमिटेड है, पर वहां पे लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध जाते हैं। पर एक ऐसा टाइम आता है कि भंडारा भाई खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई ये इसलिए हुआ कि जहां भी जीरो प्राइस लेवल होता है, जब भी किसी भी प्रोडक्ट का जीरो प्राइस होता है तो लोग समझते हैं भाई लूट लो, जितना खा सकता है, जितना लपेट सकता है लपेटो। तो इसलिए होता है कि वहां पे डिमांड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सप्लाई। और स्कैर्सिटी जब आपका, एक और कॉन्सेप्ट है, जीरो प्राइस लेवल की तो बात कर ली, पर आपसे कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं, आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, वहां पे भी हमें स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। और वो वहां पे मिलती है जहां पे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है हाई होती है, जहां पे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। वहां पे लोग सोचते हैं कि भाई मैं जितनी डिमांड कर सकता हूं कर लूं, क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, तभी तो प्राइस उसका हाई होता है। इसी का एक अपोजिट कॉन्सेप्ट है, दैट इज अबेंडेंट। दैट इज अबेंडेंट। अबेंडेंट मतलब होता है कि भाई ये कि इसमें सब डिमांड नहीं हो रही, क्या यहां पे डिमांड नहीं हो रही है पर सप्लाई अनलिमिटेड है।
मतलब कि जितनी अनलिमिटेड डिमांड नहीं हो रही, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं हो रही है, कि जितनी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उतनी डिमांड नहीं हो रही है, उतनी चीजें लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये एबंडेंट का कॉन्सेप्ट हुआ। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, धूप, किसका एग्जांपल लूं? धूप, सनलाइट। सनलाइट, अगर मैं गर्मी की बात करूं, किसमें? समर की बात। और एक कॉन्सेप्ट है विंटर की बात। अगर मैं सनलाइट की बात समर और विंटर में करूं, जो धूप है, गर्मी में क्या होता है कि लोग धूप से बचते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे अबंडेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि भाई धूप तो आ रही है पर लोग डर रहे हैं कि नहीं भाई हमें धूप नहीं चाहिए। ये यहाँ पे अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में बात करें, एक जनरल एग्जांपल ले, यहाँ पे अबंडेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। पर अगर मैं बात करूं विंटर में, लोग सोचते हैं कि मोर एंड मोर सनलाइट मुझे रिसीव्ड हो, पर जितनी है उतनी ही मिलेगी आपको। यहाँ पे किसका हुआ? आपको स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट कि भाई डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई तो लिमिटेड है, जितनी होती थी उतनी ही है, पर लोग सोच रहे हैं कि भाई मुझे मोर एंड मोर क्या मिले, सनलाइट रिसीव्ड हो। तो यहां पे एक स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। हमने इकोनॉमी तो पढ़ा कि इकोनॉमी में हम किसकी बात करते हैं, हम यहाँ पे शॉप्स, यहाँ पे फैक्ट्रीज, यहाँ पे फ्लाईओवर्स, यहाँ पे रेलवे स्टेशन, इन सब की बात करते हैं कि भाई ये सब मिलके एक इकोनॉमी को बनाते हैं, क्योंकि यहीं पे लोग वर्क करते हैं और अपनी जीवनी को चलाने के लिए, एक लाइवलीहुड को जीने के लिए यहाँ से पैसा अर्न करते हैं। पर व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, ध्यान से देखना। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर, ये क्या इस पे फोकस करता है, दैट फोकस ऑन रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल मैनेजमेंट मतलब सोच समझ के हर एक चीज को परख के, ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हमेशा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है ह्यूमन की जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन, हमने इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट या जिसने पढ़ लिया होगा या हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन होता है वो एक वांटिंग एनिमल होता है, कि भाई जैसे जैसे उसकी एक नीड फुलफिल होती है तो उसकी दूसरी नीड क्या हो जाती है, अपने आप एमर्ज हो जाती है। दैट इज वाई कॉल्ड ह्यूमन बीइंग अ वांटिंग एनिमल of scarce resources, that our economics gains are maximized at micro and macro level, कि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, हम उसको क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। किसमें? स्कार्स रिसोर्स, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम उसमें से उस अल्टरनेटिव को ऑप्ट करें जिसमें मैं क्या हूं, मैक्सिमम सेटिस्फाई हूं। क्या हूं? मैक्सिमम सेटिस्फाई हूं एट माइक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल। माइक्रो, आपको पता है जब हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं वो हम माइक्रो लेवल के अंदर पढ़ते हैं, पर हम एज अ होल इकोनॉमी, अगर हम एक इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे मैक्रो इकोनॉमी को पढ़ेंगे जब हम सम ऑफ इंडिविजुअल्स पढ़ते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन के अंदर बता रही हूँ कि इकोनॉमिक्स मतलब होता है कि हमें अपने जो मेरी जो वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के, मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे जो मेरे रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं उसमें से मुझे बेस्ट अल्टरनेटिव को ऑप्ट करके अपने गेन को, अपने नीड्स को, अपनी वांट्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक एग्जांपल की बात करूं, भाई मेरे फादर ने मुझे 10,000 रुपए दिए, उन्होंने बोला था कि भाई जब तेरा CMA फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा आई विल गिव यू 10,000 रुपीज फॉर योर फ्रेंड्स पार्टीज। आपको जो भी चीज आपको परचेज करनी है, आपकी शॉपिंग के लिए, आपको घूमने के लिए, आपकी ट्रैवलिंग के लिए, आपकी फ्रेंड्स की पार्टी के लिए, क्लब्स वगैरह के लिए, पब्स वगैरह के लिए, आपको मैं 10,000 रुपए दूंगा, आपको जो करना है आप उसमें से कर सकते हो। आपके पापा ने आपको प्रॉमिस किया था तो आपको 10,000 रुपए दे दिए गए। तो आपने देखा भाई मुझे 10,000 में आप
पापा ने तो आपको दे दी है, पर आपकी क्या है, आपकी वांट्स अलग है। आपको इसमें से शॉपिंग भी करनी है, आपको मूवी भी देखनी है, आपको पार्टी भी देनी है अपनी फ्रेंड्स को, आपको गेम्स भी परचेज करने हैं, आपको एक मोबाइल भी परचेज करना है। ये सारी चीजें आपको 10,000 रुपए में से करना है। क्या ये ऐसा इम्पॉसिबल है? आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो 10,000 रुपए, ये हमारे क्या है, रिसोर्सेज है जो मेरे पास अवेलेबल है, वो क्या है, लिमिटेड है। मेरे को मेरे फादर ने 10,000 रुपए दिए हैं, पर जो मेरी वांट्स आ गई वो क्या है, अनलिमिटेड है। अब मुझे इस 10,000 रुपए में से अपने इन वांट्स को फुलफिल करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप अपने इन 10,000 रुपए में से सारी की सारी वांट्स को फुलफिल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आप शॉपिंग की बात करो, 3 से 4,000 की तो आपकी शॉपिंग होगी। मूवी में 1,000 से 2,000 रुपए का खर्चा आएगा, क्योंकि जब आप टिकट्स खरीद रहे हो 500-600 की पीवीआर में जाओगे तो वहां पे टिकट्स आएंगी, तो क्या आप वहां पे मूवी देखोगे बस बैठे रहोगे? खाने के लिए भी तो लोगे। आपको अपने दोस्तों को पार्टी देनी, 4 से 5,000 की दोस्तों को पार्टी दोगे? भाई सीएमए फाउंडेशन क्लियर करा है, अच्छी जगह तो दोगे ही। गेम्स ही परचेज करने, 3 से 4,000 के आपके गेम्स भी आते हैं। मोबाइल की अगर मैं बात करूं, 10 से 12,000 का ही एक अच्छा मोबाइल आता है, क्योंकि आजकल बच्चे गेम्स भी रखते हैं, अपने इतने ऐप्स भी डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो भाई इस 10 से 12,000 में आपको 64 GB या 128 GB का मोबाइल चाहिए ही होगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो भाई वो 7 या 8,000 में तो अवेलेबल नहीं होता, 7 या 8,000 में तो 32 GB का मोबाइल आता है। तो भाई तो वही मैं बोल रही हूँ कि ये तो आपका 25,000 का हो गया। अगर आपको 30,000 था, 30,000 आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आपकी तो सारी वांट फुलफिल हो जानी थी। पर क्या हुआ कि आपको 10,000 रुपए दिए गए कि जिससे कि आपके जो रिसोर्सेज हो गए वो लिमिटेड हो गए, पर आपकी वांट्स क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। तो भाई आपको इनमें से इन अल्टरनेटिव यूजेस क्या है, आपकी जो यूजेस है वो क्या है, अल्टरनेटिव है, कि भाई आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें से वो सेलेक्ट करोगे जो आपके 10,000 रुपए को फुलफिल हो जाए, और साथ के साथ आपके वांट्स को क्या करे, आपके नीड को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करे। क्या करे, मैक्सिमम सेटिस्फाई कर दे। यही बोलता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम थी जिससे कि क्या हो रहा था कि जो लोगों के पास जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, और जो हमारी ह्यूमन बीइंग थी वो अनलिमिटेड थी, और उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस थे। तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत फेस हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको अपने रिसोर्सेज का इकोनोमाइजिंग करना पड़ेगा, मतलब कि आपको इन अल्टरनेटिव यूजेस में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव या 2 या 3 अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आप क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो। आप यहां पे मैक्सिमम सेटिस्फाइड किस में होगे, आपको भाई शॉपिंग करनी है, क्योंकि आपके पास मोबाइल पड़ा था, दे रखा था फादर ने। शॉपिंग और मूवी, आप इन दोनों चीजों में आपका जो गेन था वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो रहा था, तो आप ये 2 चीजें करोगे। ये होता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट। ये बोलता है हमें, क्या बोलता है, इट इज अ प्रॉब्लम। ये किसकी प्रॉब्लम है, एक चॉइस की प्रॉब्लम है, जिसमें से हमें ह्यूमन की जो अनलिमिटेड वांट्स है, उन्होंने जो अल्टरनेटिव डिसाइड कर रखे, उसमें से हमें एक चॉइस करनी पड़ती है। इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन मेंस आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, और उनके भी क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है, कि मुझे 10,000 में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और ये भी करना है। तो मुझे भाई इन सारी नीडों को फुलफिल करना क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। अगर मेरे पास 30,000 रुपए होते, 50,000 रुपए होते, तो भाई कोई तो दिक्कत ही नहीं थी, मैं अपनी नीड्स को इजीली क्या फुलफिल कर पाता। पर दिक्कत कहाँ आई, जहां पे मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए। मेरे पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए में से मेरी ये जो अल्टरनेटिव यूजेस है, जो अनलिमिटेड यूज है, इनको मुझे फुलफिल करना है, पर ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो मुझे उसको सेलेक्ट करना, इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि आपको जहां पे आपको मैक्सिमम गेन रिसीव्ड हो रहा हो, आपको वो अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे एक क्या बोला गया कि क्या क्या रीजंस होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई आपके जो रिसोर्सेज है वो इतने अवेलेबल नहीं है जितने की आपको रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। फिर अनलिमिटेड ह्यूमन वैल्यू, जैसा कि मैंने बोला आपको, जो एक ह्यूमन बीइंग होता है वो एक वांटिंग एनिमल होता है कि जैसे जैसे उसकी नीड फुलफिल होती रहती है उसकी दूसरी और नीड्स एमर्ज होती रहती है, यही एक ह्यूमन नेचर है। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेटिव यूजेस, और जो उसकी नीड्स है उसके भी क्या है अल्टरनेटिव, बहुत तरीके हैं कि उसको ये भी फुलफिल करना है, ये भी फुलफिल करना है, ये भी फुलफिल करना है, ये भी फुलफिल करना है। तो ये चीज है। तो अब हम अपने थोड़ा बुक से पढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 यूनिट्स है, डायरेक्ट डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड द यूनिट 2 इज फंडामेंटल इकोनॉमिक्स, चैप्टर का नाम था। अब हम देख लेते हैं एक बार। हमें चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 यूनिट्स पढ़नी है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन इज फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। इजी है, बिल्कुल बेसिक है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। कुछ बच्चों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा। तो सबसे पहला लिखा है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्या बोला है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंसेस, अंडरलाइन करना कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। आपको क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है या सोशल साइंस है, तो आपको टिक करना है सोशल साइंस में, आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ मैन, ये क्या करता है, ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बताता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो पैसा खर्च करने और कमाने से रिलेटेड होती है, मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी किसी से रिलेटेड हो पैसे, दैट इज अर्निंग एंड स्पेंडिंग, हम उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑलमोस्ट ऑल पीपल्स आर इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी। हमारी ह्यूमन बींग्स जो है उनका मेन मोटिव ही क्या होता है, पैसे कमाना। और हर एक पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या होता है, इंगेज होता है, जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमें भी पता है ये बेसिक चीज है कि विदाउट मनी वी कांट बी सर्वाइव। पैसे के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कैसे भी पैसा रिसीव्ड हो हमें। नेक्स्ट वन इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू ट्रांसफर सोसाइटी रिसोर्सेज इनटू कंज्यूमेबल कमोडिटीज बाय यूजिंग प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कि क्या करना है आपको, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहां से राइज होती है कि आपको सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके उनका प्रोडक्शन करके, दैट मीन्स रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके आपको उनको कंज्यूमेबल कमोडिटीज में क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट में बनाना है बाय यूजिंग प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। किसमें, प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिससे कि आपका रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो पाए विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्सेज। इट इज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की है बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड सोसाइटी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्योंकि जो ह्यूमन की वॉन्ट्स है कि वो क्या है, अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट है, क्योंकि एक के बाद एक नई नई नीड्स वॉन्ट्स क्या होती है, डिजायर उनकी एमर्ज होती रहती है। पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्कार्स है, लिमिटेड है। So the central task of economy is decide how much of which commodity are to pursue for the optimum satisfaction of want। तो मेन प्रॉब्लम मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो चीजें मैं हाईलाइट करूंगी वो आपको अपने पास एक हाईलाइटर रखना है अलग कलर का, या आपको वहां पे अंडरलाइन करना है कि मेन इकोनॉमिक सेंट्रल टास्क ऑफ इकोनॉमिक क्या है, कि हमें डिसाइड करना कि विच कमोडिटी आर टू प्रोड्यूस, कि मुझे कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है जिससे कि मैं ह्यूमन वांट्स को क्या कर सकूं, ऑप्टिममली, मतलब इकोनॉमिकली क्या कर पाऊं, सेटिस्फाई कर पाऊं। तो यही इसका सेंट्रल टास्क होता है इकोनॉमिक्स का, कि मुझे वो चीज का प्रोडक्शन करना है कि मैं ह्यूमन की वांट्स को ऑप्टिमम या मैक्सिमाइज सेटिस्फाई कर पाऊं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बर्गर और वीट की, तो भाई मुझे किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए, मुझे वीट का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किस पे सेटिस्फाइड होंगे, वीट पे, ना कि बर्गर पे। बर्गर उनकी सेकेंडरी चॉइस होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस हमेशा उनकी खाना ही रहेगी।
हाँ, कभी कभार लोग बर्गर खाते हैं, पर हमेशा तीनों टाइम बर्गर नहीं खा सकते, उन्हें तीनों टाइम रोटी चाहिए ही चाहिए। तो मुझे वीट का प्रोडक्शन के लिए को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपनी जो ह्यूमन वांट्स हैं उनको मैक्सिमाइज सेटिस्फाई कर सकूं, मैक्सिमम उनमें गेन रिसीव करूं पाऊं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, इन इकोनॉमिक्स अ वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड। वांट क्या होती है, जो हम चाहते हैं, जो मेरा डिजायर होता है कि मुझे भाई ये चीज को मुझे पाना है, मुझे अचीव करना है। नेक्स्ट, वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो वांट होता है, क्या होता है, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब एक पर्सन की जो वांट होती है कि भाई जब उसके अंदर दिल से आया कि मुझे कुछ चीज अचीव करनी है, ये मेरी चाहत है। चाहत इन द सेंस मतलब कि उसको सीए करना है, उसको सीएस करना है, उसको सीएमए बनना है, जो चीज भी है, जो भी उसका टारगेट है, जो भी उसका गोल है। फिर उस वांट को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, एड़ी चोटी का जो लगाता है, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। जब तक वो पर्सन एफर्ट नहीं डालेगा, जब तक उसका टारगेट, उसका जो गोल है, उसकी जो वांट है, जो उसकी डिजायर है, वो अचीव नहीं हो पाएगी। एंड द लास्ट लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। और जब वो एफर्ट डाल के उसको अचीव कर लेता है, उसको बोलते हैं हम सेटिस्फैक्शन। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 कंपोनेंट, दैट इज वांट, एफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन। तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने जो सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का, जो इकोनॉमिक्स को मेनली पढ़ते हैं, 4 चीजों के बेसिस पे पढ़ेंगे, दैट इज प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। अगर मैं थोड़ी थोड़ी बात करूं इन चारों की, आगे पढ़ रहे हैं डीपली। पहला प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, दैट इज रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। एक्सचेंज मतलब उन जो मैंने गुड्स बनाए हैं उनको क्या करना, एक्सचेंज करना। पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम एक कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे चीज़ के बदले चीज़, अगर मुझे चीनी खरीदनी है और मेरे पास घोड़ा है, तो मुझे ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ता था कि जो मेरे से चीनी खरीद ले और मुझे घोड़ा दे दे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। तो इस कन्वीनियंस को हटाने के लिए, इस इनकन्वीनियंस को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मनी को लाया गया, मनी कॉन्सेप्ट को एमर्ज किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो मैंने गुड्स बना रखे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द इकोनॉमी। एंड देन फाइनल स्टेप इज कंजप्शन, की जो गुड्स बनाए हैं उसको कंज्यूम करना। तो हम एक एक करके इन चारों को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ए प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करना। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फाइनल प्रोडक्ट में, जिससे कि एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ पाए। तो क्या लिखा है, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द रिसोर्सेज। कि मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज करके मुझे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है, बनाना है, मेड करना है, क्रिएट करना है। और अगर हम इट इज अ प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल ऑफ फिनिश गुड्स। ये किस चीज का प्रोसेस है, जहां पे हम एक रॉ मटेरियल को जो फाइनल प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उन चीजों का यूज करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक फाइनल या एक लास्ट गुड में या लास्ट प्रोडक्ट में। इट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कि भाई जो मेरे पास सामान है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उस सेटिस्फैक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ, उन रिसोर्सेज का यूज करके अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैं गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। टू प्रोड्यूस एनीथिंग सो मैनी फैक्टर्स आर एसेंशियल। इन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायर्ड होती है। इसको बोलते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन या ऑनर बोलो, बात एक ही है। इनके बदले भाई जो लोग काम कर रहे हैं अब उन्हें कुछ देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लैंड को हम देते हैं रेंट, लेबर को हम देते हैं वेजेस, कैपिटल को जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया करते हैं उसमें हम देते हैं इंटरेस्ट, एंड ऑर्गेनाइजेशन या ऑनर की बात करें हम उनको देते हैं प्रॉफिट। भाई जो अगर ये पर्सन हमारे, ये 4 चीजें हैं जो हमारे लिए वर्क कर रही हैं, तो हमें इनके बदले में रिटर्न कुछ देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीजें, लैंड के बदले हम रेंट देते हैं, ऑनर को हम प्रॉफिट देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, लेबर को हम वेजेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी। ये बोलता है कि भाई मेरा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मैं कितना यूनिट लगा रहा हूं, कितना
इनपुट लगा रहा हूं और कितनी कैपिटल लगा रहा हूं, इसका रेशियो बताता है हमें क्या, ये चीज टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, इसी को हम टेक्निक बोलते हैं कि भाई एक यूनिट को बनाने के लिए मैंने कितने इनपुट्स लगाए और कितनी कैपिटल लगाई, इनका कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, टेक्निक। देखो लिखा है टेक्निक इज डिफाइंड एज द रेशियो इन विच द इनपुट्स आर कंबाइंड टुगेदर, कि हम इनपुट और कैपिटल को कंबाइन करते हैं जिससे कि हम एक यूनिट को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, इन दोनों का रेशियो। फॉर एग्जाम्पल इफ कैपिटल के एंड लेबर आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज 1 को हम क्या मानेंगे, के मानेंगे। अगर मैंने 1 और 2 लिखा तो मतलब ये क्या है, कैपिटल है और ये हमारी लेबर है, दैट इज 1:2, दैट इज 1:2। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक क्या लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं और 2 लेबर का यूज कर रहे हैं फॉर कंप्लीटिंग द 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। एंड इफ 1 यूनिट ऑफ के इज कंबाइंड विथ 2 यूनिट्स ऑफ लेबर to produce 1 unit of the product, then K or L is equals to 1:2 will be called the technique of production। क्या बोलेंगे हम इसको, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमें 2 और टेक्निक और पता है, 2 और मोर टेक्निक, दैट इज K L 2:3, दैट इज 2 इज कैपिटल, 3 इज लेबर। अगर K को पूछे किससे डिनोट करते हैं तो हम कैपिटल और L इज इक्वल्स टू लेबर। एंड द अनदर टेक्निक इज 3:4, कि भाई हम 3 कैपिटल का यूज कर रहे हैं, 4 लेबर का यूज कर रहे हैं जिससे कि हम एक यूनिट को प्रोड्यूस कर सके। टू नो द टेक्नोलॉजी विच इज नथिंग बट द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल अवेलेबल टेक्निक्स। हियर द नॉलेज ऑफ 3 अवेलेबल टेक्निक, दैट इज 1:2, 2:3 एंड 3:4 विल फॉर्म द टेक्नोलॉजी। ये किसको फॉर्म करती है, एक टेक्नोलॉजी को फॉर्म करती है। ये कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको बस 3 टेक्निक 1:2, 2:3 एंड 3:4 क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम प्रोडक्शन करते हैं। जब हमें यूनिट्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, एक फाइनल प्रोड्यूस को प्रोडक्शन करना पड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज का। जिसमें के हमको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल से, एंड एल को लेबर है, जिससे कि हम एक यूनिट को डिसाइड करते हैं कि इतना कैपिटल और इतना लेबर यूज हो रहा है किसी लिए, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज, मतलब कि भाई जो आपने गुड्स बनाए हैं उनको एक्सचेंज करना, किसके बदले, मनी के बदले, एक प्राइस के बदले जो हमने डिसाइड करा है। पर अगर हम पहले टाइम की बात करें, वहां पे बार्टर सिस्टम का क्या होता था, फॉलो किया जाता था, जहां पे चीज के बदले चीज, सामान के बदले सामान, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। तो हमने इसके बदले क्या करा, एक मनी कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें हम एक प्रोडक्ट का एक प्राइस डिसाइड करते हैं और उसके बदले हमें प्राइस पे किया जाता है। इट मीन्स चेंज ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वंस अपॉन अ टाइम गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान को क्या किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था, दैट इज बार्टर सिस्टम। अगर मुझे चीनी खरीदनी है तो भाई मेरे पास घोड़ा है, तो मुझे एक ऐसा पर्सन को ढूंढना पड़ता था कि भाई जो मुझे चीनी दे दे और मुझसे घोड़ा ले ले। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी हमें इस चीज़ों को लेके। इट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मनी कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया गया और अब क्या, मनी के सामान के बदले मनी लिया जाता है। प्राइस इज एसेंशियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी। अब बार्टर सिस्टम का फॉलो नहीं किया जाता है, पर अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ पुराने जगह ऐसे हैं जो छोटी छोटी जगह है, वहां पे अभी भी बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता है। वहां पे इतनी ग्रोथ अभी देखने को हमें नहीं मिली है। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके जो इनकम कमाई है, अब हम उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कि भाई ओवरऑल उनका ही तो मेन हक है, हमारे जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है वो उनकी मदद से करे, तो हमें उनके बदले उनको कुछ देना पड़ेगा इन रिटर्न। दैट इज मैंने आपको बताया, लैंड के बदले रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड ऑनर को प्रॉफिट देना पड़ता है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हम एक इंडिविजुअल रेंट, इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल प्रॉफिट की बात करते हैं। पर अगर मैं बात करूं मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं, टोटल नेशनल इनकम की बात करते हैं, टोटल वेजेस की बात करते हैं कि हमें हर एक इंडिविजुअल को, देखो लिखा है मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मींस शेयरिंग ऑफ द टोटल नेशनल इनकम अमंग द टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। It means we came to know whether the income is distributed properly or not properly among the people in the society। कि भाई मैक्रो लेवल पे हम देखेंगे कि जो हमने इनकम कमाई है
वो हर एक पर्सन में सोसाइटी के सही तरीके से पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। देखो लिखा है इट मीन्स वी कैम टू नो वेदर द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली और नॉट प्रॉपरली अमंग द पीपल इन द सोसाइटी। ये एक सोसाइटी एज अ होल बात करता है ना कि इंडिविजुअली। दे एडेड सम अदर कॉन्सेप्ट टू द इकोनॉमिक्स। दे आर एम्प्लॉयमेंट को भी देखना है, हमें इनकम चीज को भी देखना है, हमें ये भी देखना है कि हमारी इकोनॉमिक को प्लान करके उनको डेवलप भी साथ के साथ करते रहना, ग्रोथ करते रहना, जिससे कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में साबित हो पाए। और हमें साथ के साथ जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है, जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें उसको इंटरनेशनली भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के रूप में देखना है कि भाई हमारी इकोनॉमी के अलावा बाहर की इकोनॉमी भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सके, कंज्यूम कर पाए और हम क्या उससे कुछ इन्वेस्टमेंट पैसा भी कमा पाए, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की फोर्थ लास्ट कंपोनेंट की, डेट इज कंजप्शन। कंजप्शन मतलब क्या होता है? इट इज एन एक्ट टू यूज द गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द वांट, कि जो भाई हमने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करा है हम उसको लास्ट में क्या करें, कंज्यूम करें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। In economics, consumption is typically defined as final purchase by an individual that are not the investment some sort, कि भाई यहाँ पे वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है वो अपने कंजप्शन के लिए कर रहा है, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करता है तो हम उसको कंजप्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर एक मोबाइल शॉप वाला पर्सन वो मोबाइल परचेज करा, उसने 10 पीसेस में से उसने एक अपने पास रख लिया तो वो उसने कंजप्शन के लिए यूज करा, पर जो रिमेनिंग 9 है डेट इज वो उसने सेलिंग पर्पस के लिए, उसको हम कंजप्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोई पर्सन कोई सामान खरीद रहा है सेलिंग पर्पस के लिए तो उसको कंजप्शन फंक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे, पर अगर वो पर्सनल कंजप्शन के लिए कर रहा है तो हम उसको कंजप्शन फंक्शन में इंक्लूड करते हैं। Consumption is typically defined as the final purchase by an individual that are not for investment some sort. In other words, when you buy food, clothes, hair, airplane ticket, car, that's consumption. Through consumption, the consumer destroys the utility of the commodity. कि भाई जब consumption से वो क्या करता है, जो consumer है वो उस commodity की utility satisfaction को खत्म कर देता है। This utility was created by the producer through production. और ये utility किसके द्वारा क्रिएट की जाती है? प्रोड्यूसर के द्वारा क्रिएट की जाती है, जो कंज्यूमर के लिए वो बनाता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि वो उसका कंजप्शन करे। If someone buys a house to live in, that should be defined as consumption. पर अगर वो उसी हाउस को बेचने के लिए या रेंट पर्पस के लिए तो हम उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। Similarly, if they buy a car to personal use, that is called consumption. पर अगर वो क्या करे, एज अ टैक्सी यूज कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे, क्योंकि वो उससे टैक्सी लगा के या रेंट पे देके पैसा कमा रहा है। In short, the reason for purchase determine the whether something is viewed as an investment or as consumption. कि भाई जो आपने चीज परचेज करी है वो डिपेंड करती है कि आपने वो कंजप्शन बेसिस के लिए करी है या इन्वेस्टमेंट बेसिस के लिए। अगर वो आपने कंजप्शन बेसिस के अंदर तो हम उसी को तभी कंजप्शन के अंदर इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट पर्पस।